देखो पहले आपको मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, इसमें बहुत सारे स्टेप होंगे। जब आप इसकी मैकेनिज्म करोगे तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप होंगे, बहुत सारे स्टेप होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हर एक जो स्टेप होगा उसमें से जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उस वही रेट डिटरमाइन करेगा। एक मिनट, अभी ज्वाइन नहीं हुई है। तो सेकंड वन क्या है इसमें कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पे डिपेंड करेगी? स्लोवेस्ट रेट स्टेप पे। ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगी। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट भी फॉर्म्ड होता है। इंटरमीडिएट किसे कहते हैं? जो ना तो आपको शुरू में दिखेगा और ना आपको लास्ट में दिखेगा। ना तो ये स्टार्ट में दिखेगा आपको और ना ही ये आपको लास्ट में दिखेगा। ये केवल मिडिल में बनते हैं बस। जैसे अभी हमने बनाया था AB2, ना तो शुरू में था ना वो लास्ट में था, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है। और जब हम रेट लॉ लिखते हैं, रेट लॉ, तो इसमें इंटरमीडिएट को नहीं यूज करेंगे। इंटरमीडिएट को नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर इंटरमीडिएट आ रहा है वहां पे तो आपको उसे सब्स्टिट्यूट करना है। इंटरमीडिएट को हम रेट लॉ में नहीं लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये 5 पॉइंट समझ में आ गए सबको। पहला, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, इसमें नंबर ऑफ स्टेप यानी बहुत सारे स्टेप होंगे। स्लोवेस्ट स्टेप होगी वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। और रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लोवेस्ट स्टेप से लिखा जाता है, यानी जो रेट लॉ लिखा जाएगा आपका वो स्लोवेस्ट स्टेप से लिखा जाएगा, क्योंकि वही रेट डिसाइड कर रही है। बाकी जो फास्ट हो गई वो तो डिसाइड नहीं कर रही। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वर्क है, 3 टास्क है, तो पहले एक वर्क दिया गया ABC को, ए ने बहुत जल्दी कर दिया, बी ने थोड़ा, ए ने 10 मिनट में किया, बी ने 15 मिनट में किया और सी ने 20 मिनट में किया। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 20 मिनट तक रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे स्लो चल रहा है यही डिसाइड करेगा कि मैं सेकंड टास्क कब शुरू करूं। जब मैं सेकंड पेपर कब दूंगा? जब पहला कंप्लीट हो जाएगा। पहला कंप्लीट किस पे डिपेंड कर रहा है? जो सबसे लास्ट में काम कर रहा है, यानी जो सबसे स्लो है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है, यानी रेट लॉ में भी हम इसे लिखेंगे। इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो ना तो शुरू में रहेगा और ना ही लास्ट में मिलेगा, केवल बीच में बनता है, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। और रेट लॉ में इंटरमीडिएट कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपको कैसे देगा। अभी जैसे मैंने रिएक्शन लिखी थी वही लिखनी है आपने, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चेंज कर दूंगा। देखो A2B3 है। अब इसकी मैकेनिज्म लिखा मैंने लिखा A+B गिव्स AB। ठीक है। सेकंड मैंने लिखा AB+B गिव्स AB2। और तीसरा लिख दिया मैंने AB2+A+B गिव्स A2B। ये थोड़ा टफ है तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको कई बार समझने में, तो ये मैं आपको फिर प्रैक्टिस कराऊंगा दोबारा भी। ठीक है। फिर मैं आपको जब प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा तो मैं आपको उसमें दूंगा। अब देखो ये फास्ट है, अब ये स्लो है और ये फास्ट है। दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होगा, ये दिया होगा K1 K2, ये लिख दिया K3 और ये लिख दिया K4। क्वेश्चन दे देगा आपको कि बताओ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, पहली चीज, और दूसरा रेट कांस्टेंट बताओ। कैसे निकालेंगे हम इसे? ठीक है। दोनों का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे और रेट कांस्टेंट उसके साथ ही निकल जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक न्यूमेरिकल के साथ कई बार ये क्वेश्चन भी दे देता है।
ठीक है। ओवरऑल जो आपका पेपर बनता है वो 90 मार्क्स का बनता है, क्योंकि जो 5 के क्वेश्चन बनते हैं वो और के आते हैं। जैसे 5 मार्क्स का दे दिया और करके 5 दे दिया, तो ऐसे करके ओवरऑल 70 मार्क्स का पेपर 90 का बनता है आपका। तो इसमें और मैं कई बार इन क्वेश्चनों को देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना आपने। अब मैंने कहा स्लो ये है, तो स्लो के लिए मैं क्या लिखूंगा, रेट लॉ। अब देखो स्लो के लिए क्या लिखा मैंने, रेट इज इक्वल टू के, कितना दिया हुआ इसका, K3, तो मैं लिखूंगा K3। स्लो देखना है पहले मुझे बस। अब इसमें रिएक्टेंट ये है ए बी और ए बी एंड बी। अब देखो इसमें ए बी तो है नहीं, इसका मतलब ए बी क्या है, ए बी है आपके पास इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का तो हम रेट लॉ में लिखते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें कौन सी ऐसी रिएक्शन है, ये देखो यहाँ से हम ए बी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये पढ़ा आप लोगों ने सबने। ये वाला देखो, यहां से मैं ए बी को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। ए बी, ए प्लस बी गिव्स ए बी। तो इसमें बताओ कि ये समझ में आया आपको। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जो ऊपर है K1 अपॉन K2, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है, बताओ यस नो, रिप्लाई करो। इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने पढ़ा है, तो इक्विलिब्रियम में आता है K1 अपॉन K2 यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को डिवाइड करना हमने। मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ये सबसे टफ है। देखो इसमें से एक चीज का ध्यान रखना आपने, कि जब मुझे ए बी सब्स्टिट्यूट करना है, तो ए बी को वहां से सब्स्टिट्यूट करना है जहां से मुझे क्या मिलेगा, ए और बी मिलेगा। ठीक है, तो ए और बी वाली रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट वाली, तो यहां से सब्स्टिट्यूट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1। और K2 मतलब यहाँ प्रोडक्ट, देखो ये प्रोडक्ट इसमें ये दिया हुआ है और रिएक्टेंट ये दिया हुआ है। अगर आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है तो इसमें ये है, देखो एक बार फिर से दोबारा बता देता हूँ। देखो आपके पास कोई इक्वेशन दे दी 2a प्लस 3b गिव्स a2b3, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म दे दी आपको। मैकेनिज्म मतलब स्टेप बाय स्टेप, शुरू से लास्ट तक क्या क्या हुआ। जैसे मैंने कहा a प्लस बी गिव्स, यहाँ पे लिख दिया K1 और यहाँ पे लिख दिया K2, ये लिख दिया AB। ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास। दूसरा AB प्लस बी गिव्स AB2, और तीसरी है इसमें AB2 प्लस A प्लस B गिव्स A2B3। ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको। इसमें से इसको दे दिया फास्ट, और ये है आपका स्लो, और ये है फास्ट। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरा रेट कांस्टेंट क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे बताएंगे हम लोग, तो मैंने आपको कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। तो स्लो क्या है यहाँ पे, ये है, और इसके लिए रेट लॉ लगाएंगे तो क्या होगा K। अब इसमें K कौन सा है, देखो K3 और ये लिखा है K4, तो इस स्टेप को लेंगे हम पहले। अब इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K आगे AB, क्योंकि यहाँ पे AB लिखा हुआ है, इंटू B, तो ये B हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका AB इंटू B। अब इसमें क्या करना हमने, AB इज इंटरमीडिएट, ये तो इंटरमीडिएट है आपके पास। इंटरमीडिएट के लिए क्या करना है हम लोगों ने, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, हटाना है हमें। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम लाते हैं हम किन से, फर्स्ट वाले पे, क्योंकि फर्स्ट में ए बी है हमारे पास, और ए बी भी है और ए और बी भी है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ से, ए और बी, क्योंकि जो यहाँ पे मेन रिएक्शन में, जो ये मेन रिएक्शन है
उसमें जो चीज है उसी को हमने लेना है। मेन में क्या था, ए और बी था और A2 B3 बन गया, तो हमने वही ध्यान रखना। ए बी तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो इंटरमीडिएट है। तो मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम फर्स्ट रिएक्शन का करना है, तो ये करना है K1 अपॉन K2, ये K1 अपॉन K2 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, ए बी, और रिएक्टेंट क्या है, ए और बी। ठीक है, अब मुझे ए बी को सब्स्टिट्यूट करना है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, और ये क्या है, K1 अपॉन K2। अब ए बी की वैल्यू को यहाँ रख दो, क्योंकि इसको तो मुझे चाहिए नहीं, ये तो मुझे चाहिए नहीं था, तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दूंगा, और ये क्या है, K3 है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो R इज इक्वल टू ये K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 इंटू K3, और ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ये A इंटू बी इंटू बी। ठीक है, तो ए बी बी, तो ए की पावर 1 और बी की पावर 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, यानी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया इसमें वो आ गया 1 प्लस 2 यानी 3। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, जो ये आगे लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा है, K1 अपॉन K2 इंटू K3। ये थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। अब आया समझ में कि रिपीट करूं दोबारा, या दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन करके करें। यस, ओके। देखो अभी मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, कल परसों में मैंने कहा था आपको इसकी फिर से प्रैक्टिस होगी। अब देखो एक और रिएक्शन है जो नेगेटिव वाला, उसको बता देता हूँ मैं आपको। इससे लिखा 2O3 गिव्स 3O2, ये बैलेंस है। अब इसके मैकेनिज्म आपको खुद दे देंगे, क्या देंगे, पहला O3 गिव्स K1 K2, ये है O2 प्लस O पहला। दूसरा है O प्लस O3 गिव्स 2O2। ठीक है, अब इसमें से पहली रिएक्शन है फास्ट और दूसरी रिएक्शन है स्लो। अब उसमें से वही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और दूसरा रेट कांस्टेंट क्या होगा। दो चीज पूछ लिया आपसे। तो मैंने आपको क्या कहा था अभी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लोवेस्ट स्टेप पे जाएंगे। अब इसमें स्लोवेस्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे ये वाला स्टेप, इसके बेस पे हम क्या करेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट लॉ इज इक्वल टू K3 जो भी इसमें कांस्टेंट है इंटू O इंटू O3। अब देखो O इंटरमीडिएट है, जो ना तो पहले आया ना लास्ट में, कहीं नहीं है देखो इसमें से, तो ये मेन रिएक्शन है, इसमें O कहीं नहीं है, यानी O इंटरमीडिएट है, तो आप इसको यहाँ नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, इसे रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए हमें क्या दिया हुआ, देखो हिंट्स, ये फर्स्ट वाली रिएक्शन। फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम लगाएंगे, देखो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, K1 अपॉन K2, तो ये हो जाएगा K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है, देखो इसमें O2 एंड O, तो ये प्रोडक्ट हो गया O2 और O, प्रोडक्ट हो गया, अपॉन रिएक्टेंट क्या है O3 हो गया। अब मुझे O हटाना है, तो मैं O की वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे, O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा K1 अपॉन K2, ये तो सेम रहेगा। O3 यहाँ से यहाँ चला गया, O3 ऊपर चला गया, अपॉन O2 ऊपर से नीचे आ गया। अब इस O की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, देखो R इज इक्वल टू K3 इंटू, फिर इसको भी लिखना है, देखो K1 अपॉन K2, तो ये रेट कांस्टेंट आ गया आपका, देखो रेट कांस्टेंट, और फिर आगे O3 इंटू O3 अपॉन O2। अब ये ऊपर चले जाएगा तो साइन माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका O3 की पावर 2 O2 की पावर -1। तो ये आपको नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में ऐसा होता है, K3 K1 अपॉन K2 R,
तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको ये निकल गई, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से आएगा। देखो तो इसमें नेगेटिव वैल्यू आती है, जो मैंने आपको बताया था, नेगेटिव का एग्जांपल दिया था, तो वो एग्जांपल ये से आएगा। तो ये समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा टफ है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हम तो आ जाएगा। आपको मैं रिएक्शन देता हूँ, उसे सॉल्व करके देखो, ट्राई करके देखो, फिर जो नहीं आएगा उसे मुझे पूछना, ठीक है? तो ये समझ में आया आप लोगों को? बताओ यस नो, रिप्लाई करना मुझे। थोड़ा सा एक स्टेप में ध्यान देना है बस। इसमें सबसे पहली चीज क्या देखनी, देखो सबसे पहली चीज देखनी है कि मैकेनिज्म को खुद भी बना सकते हो। जैसे मैंने लिखा NO2 plus CO gives NO plus CO2, ठीक है? अब इसको आप कई तरीके से लिख सकते हो इसमें। जैसे मैंने सपोज किया, आप वो कहेगा आपसे कि मैकेनिज्म लिखो इसकी, और इसका जो रेट लॉ है इज इक्वल टू दे दिया उसने, R इज इक्वल टू K NO2। तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि जो स्लो स्टेप होगी वो NO2 की होगी। तो इसके मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे हम? इसकी मैकेनिज्म बनाने के लिए जो भी आपको ये स्टेप दिया होगा, इसको यहाँ लिख दो पहले, NO2 गिव्स, इसमें टूट रहा है NO में, और एक ऑक्सीजन बाहर हो गया। इसकी स्टेप हो गई पहली, जो स्लो है, क्योंकि ये पहला स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। तो आपका पहला स्टेप बन गया। अब दूसरे में हमने लेना है जो दूसरा कंपोनेंट है C। अब मुझे इस O को हटाना है, तो मैंने यहाँ पे O ऐड करवा दिया, गिव्स CO2, क्योंकि CO प्लस O बनेगा CO2। अब इसको ऐड करो तो क्या होगा, O से O कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। वही इक्वेशन आ गई जो आपकी मेन है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टेप है। देखो क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 2 थी। देखो दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है। तो आप समझ गए ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें 2 या 2 से ज्यादा स्टेप, और 2 या 2 से ज्यादा स्टेप करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कई बार आपसे पूछता है इसकी मैकेनिज्म लिखो, कई बार बोलेगा, अगर रेट लॉ दिया तो फिर वो बोलेगा मैकेनिज्म बताओ, और अगर मैकेनिज्म दी है तो पूछेगा रेट लॉ। तो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है ये, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आया आपको? बताओ। यस, तो मैं अभी इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ आपको आगे। एक स्टेप और है, उससे हम खत्म कर देते हैं लास्ट में, ठीक है? वो है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। देखो एंडोथर्मिक आपको पता है कि जो रिएक्शन में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और एक होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है? अब इसको हमने ग्राफ के थ्रू बताना, तो मैंने ग्राफ बना दिया दोनों से। अब मैं कुछ भी बना रहा हूँ, आपको ये बताना है इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। जैसे कोई रिएक्शन चली यहाँ से लेके यहाँ से चली, यहाँ से ये चली, ये प्रोडक्ट है आपके पास, सॉरी रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है, एंडोथर्मिक हो सकती है या एक्सोथर्मिक हो सकती है? रिप्लाई करके बताओ मुझे। इस ग्राफ को देख के, ये एनर्जी है आपके पास, और ये आपके पास है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी रिएक्शन आगे बढ़। तो इसमें से बताओ कौन सा होगा, ये एक्सो हो सकता है या एंडो हो सकता है? ये देखो ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये इन दोनों में से कौन सा हो सकता है, एंडो या एक्सो? ओके, हाँ वेरी गुड। इसका आंसर है एंडो। कैसे पता चला, देखो सपोज करो जब यहाँ पे 0 था और यहाँ पे ये 10 पहुंच गया,
और ये इसके ऊपर है, ऊपर का मतलब ये कितना होगा 50 होगा, तो इसने हीट क्या की होगी, एब्जॉर्ब की होगी, ठीक है। तो इसने हीट एब्जॉर्ब की, यानी ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। और ऐसे ठीक इसका अपोजिट कर दो, यहां से ले जाओ ये नीचे कर दो, तो ये एक्सोथर्मिक है। क्योंकि पहले सपोज करो हीट थी 30 जूल और बाद में ये चेंज होके कितनी हो गई 10 आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने हीट निकाली है बाहर, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो ये डिफरेंस है, देखो ये रिएक्टेंट से लेके ये टॉप तक, इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी से रिक्वायर्ड है तब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। जैसे अभी मैंने कोलिजन थ्योरी में बताया था कि इतनी एनर्जी चाहिए तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। 10 इसके पास है और होनी चाहिए ये 100, तो 90 इसको रिक्वायर्ड है। जो रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और तो ये इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। इसमें देखो यहाँ से ये जो टॉप है इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा किसके, रिएक्टेंट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की एनर्जी, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये ग्राफ हो गया एक्सोथर्मिक का और ये ग्राफ हो गया एंडोथर्मिक का। पता कैसे चला देख के, पहले रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा, इसका मतलब उसने हीट एब्जॉर्ब करी तभी तो उसकी ज्यादा हुई। और यहाँ पे देखो कि पहले रिएक्टेंट की एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी और प्रोडक्ट की कम हो गई, तो इसका मतलब इसने हीट को निकाला, यानी हीट क्या हुई, इवॉल्व हुई। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का, और जो ये पूरा डिस्टेंस है शुरू से लेके लास्ट तक के बीच का डिस्टेंस, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो अभी बताया था कि हर एक के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी एनर्जी नहीं होगी तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये ग्राफ है एंडोथर्मिक रिएक्शन का और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें कोई प्रॉब्लम, ये जो एक्स एक्सिस में ये एनर्जी है और यहाँ पे है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कैसे चल रहा है। इसमें बताओ इन दोनों ग्राफ में कोई प्रॉब्लम किसी को, एनी डाउट इन रिएक्शन, बताओ। ग्राफ बना लोगे या ग्राफ दिया होगा तो आप पहचान लोगे देखते ही। जैसे मैंने ग्राफ बनाया और ये आपको ऐसे दिखा दिया, तो आप बता सकते हो, समझ जाना ये एनर्जी है, ये रिएक्शन है। तो ये कौन सा ग्राफ होगा, पहला है एक्सो का और दूसरा है एंडो का। तो इन दोनों में से कौन सा होगा, एक्सो या एंडो, बताओ जरा इसको देख के। हाँ राइट यामिनी, श्रुति, वेरी गुड। तो अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा कल से। एक हेडिंग बची है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो कल मैं आपको पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर कराता हूँ, उसके बाद इसको रिपीट करवाता हूँ जिससे कि आपको इसमें कमांड आ जाए। तो हेमंत राइट आंसर आपका भी। तो इसको आप पूरे नोट्स बनाओ और कल और परसों से हम इसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।